वो आवाज की संरचना, उनका आकार ऐसा था जिसमें हमारे गांव वाले सुअर भी रखना नहीं पसंद करते। विधानसभा के बाहर देना होगा नारा देने से ज्यादा महत्व रखता है उस कुर्सी में बैठ करके, अंदर बैठ करके चीजों को सही जगह पहुंचाना है। आदिवासी अस्मिता का संदर्भ, आदिवासियों का रमेश हावड़ा उसने टिके तो नहीं है। अचंभित रह गया कि इतना बड़ा महान राजनीतिक एकात्म मानववाद का सृजन करता, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक बसे लोगों के बारे में सोचा, आज इसका नतीजा था मोदी जी का नेतृत्व में अंतिम व्यक्तित्व तक का। कहते हैं कि रमेश हावड़ा आदमी तो बहुत अच्छा है, इंसान बेहतर है, पर इनका तिजोरी इतना खाली है ना कि टिकट देने के बाद क्या है। इस बार किसका डंका बदले जा रहा? पिछले बार आप लोगों ने बाबूलाल सोरेन पे दाव लगाया था। किस नेता का क्या बयान आया, कौन पार्टी क्या कर रही है, किस नेता का कैसा चरित्र है, इसी चीजों को लोग चर्चा। कहीं ना कहीं हमने कमियां हुई हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ, या हमारा जो पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के देहांत के बाद घाटशिला का संग्राम सच चुका है। भाजपा की बात करें तो यहाँ कई चेहरे सामने आते दिख रहे हैं। जिस अंदाज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जोहार घाटशिला अपने फेसबुक पर लिखा, उसके बाद यह साफ हो गया है कि पूर्व सीएम चंपाई अपने बेटे रामदास सोरेन को, बाबूलाल सोरेन को अखाड़े में उतारने के आकांक्षी और चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दूसरी तरफ करें तो जो 2014 में जीत हाथ भाजपा का परचम फहराने वाले लक्ष्मण टुडू की भी घर वापसी की चर्चा हो रही है। लक्ष्मण टुडू की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि 2019 में जब रामदास सोरेन के समक्ष मार्डी को खड़ा किया गया था तो जीत का अंतर बढ़ा था, लेकिन लक्ष्मण टुडू ने 4 से 5,000 मतों से जीत हासिल। लेकिन चाचा चंपाई की जो इच्छा है और रामदास सोरेन, बाबूलाल सोरेन को जो बढ़ाने की उत्कंठा है, उसकी एक कमजोर कड़ी यह है कि अब 2009 का मुकाबला हो, 2014 का मुकाबला हो, 2019 का मुकाबला हो, जेएमएम और भाजपा के बीच हार जीत का जो अंतर रहा है 4 से 5,000 का रहा है। लेकिन 2024 में जब चंपाई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को आगे किया तो यह जीत का जो हार का जो अंतर है वो करीबन 23,000 का हो गया, तो अपने आप में एक प्रत्याशी था। यदि इस निगाह से देखें तो लक्ष्मण टुडू, माटी और दूसरे चेहरे जो भाजपा की ओर से अब तक रामदास सोरेन का मुकाबला करते रहे हैं, उसके बनिस्पत बाबूलाल सोरेन कमजोर पड़ते हैं। बापू जिसके बाबूलाल चमक रहे हैं, और भी कई चेहरे इस फेस में, इस रणभूमि में, इस संग्राम में उतरने की तैयारी से मुझे एक है रमेश हावड़ा जी। रमेश हावड़ा जी के बारे में बता दूं मैं, वे दिसम ग्रुप के शीर्ष रहे हैं और आज भी गर्वपूर्वक कहते हैं कि जिस जल जंगल जमीन की लड़ाई की शुरुआत और जिसके प्रोंधा दिसम ग्रुप थे, मैंने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वहीं से की। तो रमेश हावड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और करम त्योहार के लिए आपको लेट से ही सही शुभकामनाएं। तो घाटशिला का रण क्षेत्र, इसमें कई चेहरे आते थे, इसमें एक चेहरा जो खामोशी करते, मैं बात कर रहा हूँ रमेश हावड़ा की। ये वही रमेश हावड़ा है जिनके लिए टिकट तो हर बार उछलता है, चर्चाएं होती है, रमेश हावड़ा आ रहे हैं, रमेश हावड़ा आ रहे हैं। इन वक्त पर सबूल कुछ ऐसा बनता है कि टिकट दूर हो जाता है। इस बार तो जो ग्रह गोचर होता है उसको दूर करने का कोई प्लान किया है? देखिए, मैं कभी तिगलम और इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं किया। मैंने जीवन में केवल काम जनसेवा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। चुनावी राजनीति को, क्योंकि राजनीति का एक पड़ाव है, एक माध्यम है, वाहे बगाहे नाम आ ही जाता है,
और हम लोग भी दौड़ जाते हैं। तो ये राजनीति का एक क्या बोले, तो नीति रीति है, एक परंपरा है, इसको निभाना पड़ेगा। शौकीन नहीं लगता है अंतिम समय तक आपका काम करना है। हम 2019 में भी देखते हैं, 2024 में भी देखते हैं, 2014 में भी देखते हैं, रमेश आंध्रा का नाम उछलता है उस में। शायद मैं झारखंड का इकलौता ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो इतने समय से आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरी बातें आती है, कहीं ना कहीं पूरी चर्चा में रहती है। और हर्षिला ही नहीं, कई बार भूमिका क्षेत्र से भी संचार देना चिट्ठी मेरे नाम कई बार आया, दूसरे पार्टियों से भी आया, कई पार्टियों से आया, चर्चा रहता है, लेकिन होता वही है जो सच है, जो आपके सामने। मैं कभी भी अपना को डिगने का नहीं किया, क्योंकि 14 में बहुत ज्यादा बड़ा घटना घटा था, इसलिए हमको मजबूरन वो स्टेप लेना पड़ा। लेकिन मैं अपने लक्ष्य और राजनीतिक कर्म से कभी पीछे नहीं। और मजबूती एलानिया मैंने अपने लोगों को पार्टी के सिद्धांतों के साथ काम किया। गुरु जी ने जो हमको शिक्षा उत्तर दिया था और जन सेवा की भावना जो उसने मेरे अंदर जगाया था, उसको मैं आज जिंदा रखा हूँ। और आगे भी यहाँ भाजपा में आने के बाद भी कई चीजों का मुझे पंडित दीनदयाल के साहित्य से, उनकी जीवनी से बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। उन लोग तो कभी चुनाव के बारे में सोचते ही नहीं, नंगे पर एक धोती के साथ घूमते थे। तो वैसे महान लोगों को जब चरित्र पढ़ने के बाद चुनाव बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन फिर भी चुनावी राजनीति है, सत्ता में आना, लोगों की सेवा करना। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि विधानसभा के बाहर देना होगा नारा देने से ज्यादा महत्व रखता है उस कुर्सी में बैठ करके, अंदर बैठ करके चीजों को सही जगह पहुंचाना और चीजों को जनता के हित में इम्प्लीमेंट करना। यदि आप इच्छा रखते हैं तो आपको रमेश आंध्रा वैचारिक रूप से और संघर्ष के जो आपकी यात्रा रही है उसमें किसके नजदीक ज्यादा पाते हैं, विषम गुरु या दीनदयाल पाते हैं? विषम गुरु चूंकि झारखंड माटी के पुत्र, वो यहाँ के आदिवासियों की, खास करके आदिवासी मुद्दों को आदिवासी, आज मैं बात को कि यदि गुरु जी का पदार्पण नहीं होता, हिंदी के जंगल में संघर्ष नहीं किए रहते, तो झारखंड के आदिवासी न्याय पाने के पहले के उन्होंने एक राजनीतिक रास्ता दिखाया। झारखंड का 80% कार्यक्रम कहीं न कहीं उनके शिष्य, चाहे भाजपा के अंदर हो, चाहे आईसी के अंदर हो, चाहे जेएमएम के अंदर हो, तो सभी पार्टियों में उनके शिष्य है, उनके अनुयायी है। तो मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं उनका शिष्य, उनका सानिध्य शिष्य ही नहीं, मैं उनका सानिध्य रह करके अपने राजनीतिक जीवन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे चलते रहेंगे। गुरु जी का जो लक्ष्य रहा था या उनका जो आत्मिक रहा, जल जंगल जमीन का संघर्ष, आदिवासी अस्मिता का संघर्ष, आदिवासियों की पहचान का संघर्ष, रमेश आंध्रा उससे टिके तो नहीं है। आप उसको आपके दृष्टिकोण देखते रहते हैं, प्रेरणा देखते रहते हैं, आप लोग मेरे से बेहतर के साथ मैं अपनी व्यक्तिगत चीजों से कभी समझौता नहीं किया हूँ। और जहाँ तक दीनदयाल जी की बात है, मैं उनके साहित्य पढ़ता तो मैं अचंभित रह गया कि इतना बड़ा महान राजनीतिज्ञ, एकात्म मानववाद का सृजन करता, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक बसे लोगों के बारे में सोचा, आज जिसका नतीजा मोदी जी का नेतृत्व अंतिम व्यक्ति तक का आज सोच पूरा हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी आवास, वो आवास की संरचना, उनका आकार ऐसा था जिसमें हमारे गांव वाले सुअर भी रखना नहीं पसंद करते। वैसी परिकल्पना कांग्रेस की सरकार ने हमारे गरीब लोगों को, मोदी जी की सरकार आई तो वही दीनदयाल जी का सोच परिकल्पना पूरा करने के लिए मोदी आवास का संरक्षण किया गया, प्रधानमंत्री आवास का संरक्षण किया गया, इसमें ससम्मान हमारे गाँव के जो गरीब लोग रह सकते हैं, उसी की परिकल्पना करते हुए ईमानदारी ने अगुआ आवास की परिकल्पित किया। तो कहीं ना कहीं विचार
दीनदयाल उपाध्याय जी का एक आपके आलोचक कहते हैं कि रमेश हासदा आदमी तो बहुत अच्छा है, इंसान बेहतर है, पर इनका तिजोरी इतना खाली है ना कि टिकट देने के बाद क्या करें। जिसके पास जनता रहता है, जिसके पास जनता का समर्थन होता है, धन की कमी नहीं। आज मैं 30 साल से राजनीति करता हूँ। आज बताइए, बिना संसाधन का एक कदम आप चल सकते हैं? और ये भी बताइए कि जितने प्रत्याशी है कार्यक्रम में, मैं कभी कम रहा हूँ, उनके जितने न्यूज आते हैं, आप जितने लगाते हैं उतने मेरे भी लगती है। उनके जितना आंदोलन है उससे कई गुना आंदोलन मेरा होता है। ज्यादा जनता का संवाद उनसे ज्यादा मेरा होता है। तो कहीं न कहीं संसाधन लगता जरूर। हाथ जिला में इस बार किसका डंका बनने जा रहा? पिछले बार आप लोगों ने बाबूलाल सोरेन पे दाव लगाया था। बाबूलाल सोरेन ने हार और जीत 2009, 2014, 2019 में जो हार और जीत 4 से 5 हजार के बीच होता था, वो अचानक से बढ़ के 23,000 हो गया। जनता आज के समय में बार बार कहता है, आज बहुत बच्चों को जनता नहीं, हाथ में मोबाइल, एक एक चीजें को, राजनीतिक चीजों को जनता एनालाइज करती है। गाँव के पीड़ा में बैठ करके किस नेता का क्या बयान आया, कौन पार्टी क्या कर रही है, किस नेता का कैसा चरित्र है, एक एक चीजों पे लोग चर्चा करते हैं। इसलिए आज के दिनों में पैसे से कुछ खरीदना, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा था, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ 2009, 2014, 2019 में जो भाजपा और जेएमएम के बीच जीत हार का अंतर होता है 5 से 6 हजार का होता है। ऐसा क्या होता है कि बाबूलाल सोरेन आते हैं और जीत हार का अंतर 23,000 हो जाता है? कहीं न कहीं हम में कमियां होंगी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ या हमारा जो लोग थे सब उस चीजों को जनता तक नहीं पहुँच पाए। कम्युनिकेशन कैस रहा है, हो रहा होगा, कोई तो कारण होगा, कुछ होगा। या ऐसा कि वहाँ का जो भाजपा का समूह है, भाजपा के मतदाता है, वे जेएमएम से आए हुए नेतृत्वकर्ता को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। यह बात ठीक है, मैं बातों को सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना आज की जनता चीजों को बहुत काला है, जनता जो निर्णय ली है हमें भाषा अपनी बेबाक जाने के लिए जाना जाता है। आज इस संकोच में कोई संकोच नहीं, आज भी मैं बेबाक, कोई संकोच हमारा नहीं है। हाँ, पार्टी कहीं न कहीं हमारे समर्थक, क्योंकि घाटशिला विधानसभा मेरा शुरुआत है। आप वहाँ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। मैं वहाँ का जिलाध्यक्ष रहा। मैं रामदास सोरेन को विधायक बनाने तक मेरी संघर्ष साथ रही। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2005 में, पार्टी ने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, दिल्ली में नहीं भी थी, तब रामदास जी टोकरी छाप के हम लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया था और मात्र 2000 से उस जमाने में 2005 के बाद। मैं रामदास सोरेन जी को राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने में रमेश हासदा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता, ना ही घाटशिला की जनता। एक एक गाँव, एक एक पगडंडी मुझे पहचानता है। 2000 यही वजह था जब मैं 2014 में ग्रामों से भाजपा आया तो उसका लाभ मिला। रमेश हासदा को इस बात का विश्वास है कि अभी उसे भाजपा उम्मीदवार बनाती। मैं अभी कह रहा हूँ पार्टी क्या करेगी, पार्टी करता है तो कहीं टक्कर दे पाएंगे। देखिए, घाटशिला की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान है। जिसका नतीजा 2014 में मैंने आग्रह किया था लक्ष्मण को जिताना था, तो हम साथ किया। 2024 में क्या हुआ कि मैं सरायकेला में मुझे जिम्मा दिया गया था उनके पिता को जिताने के लिए। अच्छा, मैं उनके पिता को जिता दिया। उनके पिता आपके घोर राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे। ये लोग मानते हैं, मैं तो उनके सानिध्य में भी कई दिनों तक जाकर काम किया और निश्चित रूप से हमारी पार्टी का बात है, लेकिन पार्टी का एकमात्र उद्देश्य भी है कि कैसे करके घाटशिला विधानसभा सीट को पार्टी को लगाना, जीत महत्वपूर्ण
रमेश का चुनाव लड़े इतना महत्वपूर्ण है नहीं है, ये बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जीत झारखंड का भविष्य के लिए, ये चुनाव सरकार का सिस्टम, सरकार की नीति, उस व्यवस्था पर एक सोच लाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम परास्त करते हैं तो पूरे देश के पैमाने में एक संदेश जाएगा जो पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में कई वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, इस पर मंथन चल रहा है। पार्टी को जो सक्षम लगेगा, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो जस्ट 2-3 दिन से अभी तो लहरें उठनी शुरू। देखिए तरंगे कितनी दूर तक जाती है, समय बताएगा। यदि रमेश आपका कितने आसान्वित है, एक लंबा समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, कभी तो धैर्य टूटता होगा, कभी तो हिम्मत जवाब देता होगा। भगवान ने मुझे उन सब चीजों से धैर्य को व्यक्त किया। बस मैं, मेरे साथीजन, मेरे परिवार, पार्टी जानती है कि रमेश हमारा पथ पर चला है, चलते रहेगा। जन सेवा पहली बात, जिस दिन भाग्य में लिखा होगा उस दिन कोई नहीं रोक सकता। अरे आपकी बातों को मैं समझो, जिस तरह आप कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट होगा, यदि जीत होती है तो, लेकिन यदि हार होती है फिर एक रणनीतिक भूल भाजपा कर बैठती है। यदि हार हो जाती है, चाहे प्रत्याशी चयन का मामला हो, चाहे चुनाव लड़ने का, तो सिस्टम है उसमें कहीं खोट रह गया और हार मिलती है, तब तो माना जाएगा कि जिस तरह से सीएम हेमंत कह रहे हैं कि 40 वर्षों का प्रूफ तैयार कर रहे हैं, उस पर मुहर लग जाएगी। और उस हालत में भाजपा को 40 बरस करीबन झारखंड की सरकार देखिए तो भविष्य के गर्त में है, सामने आने दीजिए। और राजनीति में हार जीत ये निरंतर एक चलते रहता है, रहता है, इसी में चलना है, आगे बढ़ना है और जनता के हित सबसे पहले। घाटशिला उपचुनाव का इस बार मेन इशू क्या होगा, इसके इर्द गिर्द चुनाव लड़े जाएंगे, रण क्षेत्र में पहलवान अपना कौशल दिखाए। देखिए बाबा, मैं विगत हफ्ता भर से में लगातार सक्रिय हूँ। आप तो सालों भर सक्रिय रहते हैं। हाँ बराबर से, लेकिन अभी एक एक चीजों को, मुद्दों को मैं समझ रहा हूँ। अभी कल ही मैं गाड़ी में एक गाँव गया, अभी भयानक बारिश में कई घर तबाह हो गए। 10 से 20 घर तबाह हुए थे, आपने उसकी आवाज उठाई का। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि आपका आपका विभाग खत्म है। और मैं कल फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाऊंगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी को छोटे अधिकारियों के हाथ में, वहीं से मैं सरकार से अपील करूंगा कि इन चीजों को, इन मुद्दों को, गरीब लोग आज दूसरे के घरों में रह रहे हैं, पेड़ के नीचे रह रहे हैं, आपके राज्य में आज ये स्थिति होगी, मिनिमम जो उसका नीड है उसको तो पूरा करना है। इनको कई चीजें हैं जिससे लड़ने की जरूरत है, सामने लाने की। ये चुनाव एक माध्यम बनेगा, इस पर हम लोग। पिछला बार दावा किया जाता था कि कल्पना सोरेन की आंधी, मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी फैक्टर थे, जिसके कारण भाजपा का सफाया हुआ। इस बार मैया सम्मान योजना की राशि टाइम पे नहीं मिल रही है, कल्पना सोरेन अब उस रूप में सक्रिय नहीं है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जो असर था आदिवासी समुदाय पर, वो डिमिनिश होता दिख रहा है। बहुत माकूल अवसर है। अभी इस हालात में रमेश हासदा पर पार्टी दाव खेलती है, बार बताती है। रमेश हासदा वहाँ की जनता पार्टी को क्या ये आश्वासन देते हैं कि मेरे चेहरे पर नहीं, मैं 100% 8 जिला के सीट को भाजपा की जोड़ी में डाल। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करूंगा आपको कि आपने बातों को रखा, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बातें लग जाए और सबसे पहले मिठाई आपको दी जाए। ये थे हमारे साथ रमेश हासदा जी, और लंबे समय से उस सरायकेला घाटशिला का जो इलाका है, इसमें इनकी राजनीतिक सक्रियता रही है। और ये बात सच है कि जिस्म गुरु के साथ इन्होंने अपनी सियासी जीवन की शुरुआत की, साथ राजनीति की बारीकियों को सीखा। ठीक है, भाजपा में गए, लेकिन
रमेश आपका के मुद्दे नहीं बदले, रमेश आपका का मूल्य नहीं बदला, रमेश आपका का जल जंगल जमीन के प्रति तेवर नहीं बदला। तो देखते हैं जब घाटशिला का रण क्षेत्र में रमेश आपका की गिनती होती है, जीत किसे होती है, हार किसे होती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि जिस मुद्दे के साथ रमेश आपका अब तक सियासत करते रहे हैं, वे मुद्दे घाटशिला की सियासत में कितनी प्रखरता से सामने आए।